हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक के एक न्यू टॉपिक की, जो कि हमारा है डिमांड कर्व एंड एनालिसिस। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से भी लिए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ ही साथ आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर भी हो जाएगा। तो वीडियो में को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उनको देखें, तो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम्स। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो क्या एज्यूम करता है? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज, यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बताता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो लॉ होता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हम प्रोडक्शन के वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं विद फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का एक फैक्टर है ये एज्यूम किया जाता है कि वो फिक्स्ड है, बाकी सब वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट, और आफ्टरवर्ड वो डिक्रीजिंग में चला जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड होते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। पहले यहाँ पर वो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और फिर डिक्रीज होगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, there is always an inverse relationship between price and demand, there is always a direct relationship between desire and demand, there is no relationship between price and demand। बताइए, जो हमारा लॉ है डिमांड का वो क्या हमें बताता है अगर अदर थिंग्स यहाँ पर सेम रहे तो? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें हमेशा बताता है कि जो प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऑलवेज हमारी इन्वर्स रिलेशनशिप में होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी हमारे कमोडिटी के प्राइस राइज हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीजिंग में चली जाएगी, और अगर प्राइस फॉल होते हैं तो वहाँ पे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इन्वर्स होता है। प्राइस अगर हमारे बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस अगर हमारे कम होंगे तो डिमांड हमारी क्या है, बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और ये भी यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि अदर थिंग्स जो हैं वो रिमेन्स यहाँ पे कैसी हैं, कांस्टेंट है, यानी कि और चीज़ों में किसी भी तरह का अंतर नहीं हुआ है। जैसे कि उसके इंटरेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आया, उसकी इनकम में कोई भी अंतर नहीं आया है। ठीक है, और जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफन पैराडॉक्स एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड्स। अब जो गिफन पैराडॉक्स है वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, तो इसमें कौन से जो गुड्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है? प्रेस्टीज गुड को, इन्फीरियर गुड्स को, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर सब्सिट्यूट गुड्स? बताइए। तो यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स को इंक्लूड किया गया है। गिफन के पैराडॉक्स क्या बताता है कि जहाँ अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे तो वहाँ पे उसकी डिमांड क्या है, डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर गिफन पैराडॉक्स
बताता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड घट जाएगी, जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो बिल्कुल रिवर्स है। तो ये गिवन पैराडॉक्स का एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये किस पे अप्लाई होती है, उसकी इनकम पे। इनकम बढ़ेगी तो वो इन्फीरियर गुड्स को परचेस नहीं करेगा, और अगर इनकम घटेगी तो इन्फीरियर गुड्स को वो परचेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये हमारी दी थी गुस्ताव कैसले ने। तो ये कब दी थी, आपको ईयर बताना है, 1922, 1923, 1921 या फिर 1924। किसने दी थी, गुस्ताव कैसले ने 1922 में। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट थे वो गुड्स के बास्केट यूज़ किया करते थे, जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज को। इस मेथड में क्या होता था, करेंसीज कंपेयर की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ गुड्स। ये यहाँ पर हम कंपेयर करते थे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है। तो यहाँ पे 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ काविट एम्प्टर मीन्स क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ काविट एम्प्टर आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। ऑप्शन है, बायर शुड मेक पेमेंट वेल इन टाइम, बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग, बायर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट, बायर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल एट एनी कॉस्ट। क्या होगा डॉक्ट्राइन ऑफ काविट एम्प्टर का मतलब। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ काविट एम्प्टर का मतलब होता है कि बायर को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, जो भी वो परचेस कर रहा है, जो भी वो बाय कर रहा है, उसके लिए उसको खुद ही केयरफुल रहना पड़ेगा। यानी कि अगर वो मार्केट में जाता है, किसी भी चीज़ को परचेस करता है, तो उसे वहाँ पे प्रोडक्ट को खुद देखना होगा कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, और उसके बारे में उसको पूछना होगा। अगर वो नहीं पूछता है सेलर से, तो वो उसको वहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकता। एक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद उस प्रोडक्ट को, जो भी वो परचेस कर रहा है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके बारे में खुद ही अच्छे से अवेयर रहे कि ये सर्विस उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, या फिर वो जिस पर्पज़ के लिए ले रहा है वो पर्पज़ का पूरा करेगी या नहीं, तो वो उसको खुद ही अवेयर होना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि सेलर ही पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे बायर को खुद से ये इनिशिएट लेना होगा, खुद से ये अवेयरनेस रखनी होगी कि वो जो भी चीज़ परचेस कर रहा है उससे उसका पर्पस पूरा होगा या नहीं, वो इंग्रेडिएंट उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थ्योरी दैट ओपनिंग अ कंट्री टू वर्ल्ड मार्केट्स गिवन an opportunity to utilize unemployed and underemployed resources known as Ricardian theory, Heckscher-Ohlin theory, went for purpose theory या फिर strategic trade theory। बताइए। यहाँ पे कंट्री को ओपन किया जा रहा है वर्ल्ड मार्केट के लिए, और उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो जो भी अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें। तो ये कौन सी थ्योरी बताती है, देखिए ये बताती है हमारे वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसमें ये वर्ल्ड मार्केट को ओपन कर दिया जाता है अनएम्प्लॉयड और जो अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए। ये थ्योरी हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो एब्सेंस होता है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो एक्सेस में होती है, अनटैप्ड होती है। स्कार्स रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेबर रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको ओपन कर दिया जाता है जिससे कि वहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं उनको बेटर यूटिलाइजेशन उनका किया जा सके। इस थ्योरी को दिया था हमारा एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, रिलेटेड टू टू डिफरेंट पीपल। बताइए इंडिफरेंस कर्व किन दो कॉम्बिनेशन के गुड्स को बता रहा है? इंडिफरेंस कर्व को समझिए। देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, हम ये देख के चलते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा एक्सपेंसिव है, हम उसको नहीं परचेस कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा कौन सा उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट परचेस करें जिससे कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के कॉम्बिनेशन की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट महंगा है जैसे कि टी और कॉफ़ी है। अब बहुत जगह टी अगर एक्सपेंसिव है तो वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट क्या देखेंगे, कॉफ़ी, वो कॉफ़ी की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे। ठीक है, जिससे कि वो जो मॉर्निंग में उनके जो एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें कुछ ड्रिंक करना है, तो वहाँ पे टी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि दो सब्स्टिट्यूट गुड को देखा जाता है जिससे कि उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। अगर यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है, जो भी उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया है, वहाँ पर उनसे उनको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इतना अप्लाई नहीं करेगी चीज़ें, वहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर फर्नीचर इज़। अब फर्नीचर की डिमांड हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर डिमांड है, ड्यूरेबल डिमांड, प्रोड्यूसर डिमांड, या फिर ए और बी। देखिए फर्नीचर की डिमांड की बात की गई है तो कंज्यूमर डिमांड भी कहलाएगी, ये हमारी ड्यूरेबल भी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड का मतलब उस डिमांड से है जो कि डायरेक्ट डिमांड हो रही है कंज्यूमर के द्वारा खुद उसके कंजम्पशन के लिए। परमानेंट और फिक्स डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें कंजम्पशन क्या होता है, लास्ट होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, प्रोड्यूसर डिमांड हम यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर डिमांड में प्रोड्यूसर यहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेगा, ना कि उसका फर्नीचर लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो वहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करेगा, वहाँ पे वुड की बात करेगा, ना कि फर्नीचर की। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, गिवन पैराडॉक्स है, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स है, या फिर प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बताइए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गिवन पैराडॉक्स। गिवन पैराडॉक्स एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी डिक्लाइंस देन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? देखिए मनी की सप्लाई जब अगर डिक्लाइन में जा रही है तो वहाँ पे जो हमारे प्राइस होंगे गुड्स के, वो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि अगर सब मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस, जो गुड्स के प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो वहाँ पर क्या होगा, मनी की क्वांटिटी जो है वो चेंज होगी उनकी करेंसी की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है डिमांड फॉर कंफर्ट इज़। अब कंफर्ट की डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए कैसी हो जाएगी, इलास्टिक। क्योंकि देखिए जब भी कंफर्ट या लग्जरी की बात की जाती है तो वहाँ पर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली क्या होती है, फॉल करती है विद द इंक्रीज इन देयर सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी इनके प्राइसेस में स्लाइटली डिक्रीमेंट होता है या डिक्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पर इनकी डिमांड क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है,
हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, गुड्स की डिमांड की यहाँ पर इलास्टिक है। क्योंकि देखिए जब भी हमने देखा होगा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है कंफर्ट का है, अगर उसके प्राइस थोड़ा सा भी डाउन होते हैं तो लोग उसको परचेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उन्हें लगता है कि पहले से जो इसका प्राइस था अब वो प्राइस पहले से कम है, तो वहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में कंफर्ट चाहता है, लग्जरी चाहता है, वो शो करना चाहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट भी हम अपने पास रखते हैं, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉट ऑफ कंज्यूमर सेविंग वॉज propounded बाय ड्यूपिट, मार्शल, हिक्स या फिर नन ऑफ दीज। थॉट ऑफ कंज्यूमर सेविंग किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि अगर जो भी कंज्यूमर विलिंगली पे करना चाहता है, ठीक है, अगर जो भी उसका अमाउंट है, जैसे कि वो पे करना चाहता है 3, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसको देना है 5, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, एक्चुअली में तो वो 3 देना चाहता है लेकिन यहाँ पर वो 5 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये देखता है कि हमें देना तो 3 था लेकिन यहाँ पे हमें देना 5 है, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर उसको उतने रुपए में मिल जाता है, 2 रुपए में, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ये सोच के चलेगा कि यहाँ पर मेरी सेविंग कितनी हुई, 1 की हो गई। क्योंकि देना मुझे था 3, मैं इस प्रोडक्ट पे 3 खर्च करना चाह रहा था और मांग मुझसे 5 रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे 2 में रिसीव हो गया, तो मेरी एक्चुअल सेविंग कितनी हुई, 1 की हुई। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इफेक्ट टुवर्ड्स गिवन कमोडिटीज विल बी। गिवन कमोडिटीज़ के टुवर्ड्स जो इनकम इफेक्ट है कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दीज। इनकम इफेक्ट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। अब कैसे, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड भी घट जाती है। बहुत सारे ऐसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, ब्रेड क्या है, सब स्टैंडर्ड आइटम है, ठीक है। अब ब्रेड और बर्गर यहाँ पर क्या है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन प्राइस घटते हैं तो डिमांड भी घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज। अब जॉइंट डिमांड क्या है, इंक एंड पेन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बस एंड ट्रेन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल है, जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसको एक प्रोडक्ट को परचेस करने पे हमें दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा। अब देखिए न्यूज़पेपर के संग मैगजीन नहीं, बस के संग ट्रेन नहीं, लेकिन इंक के संग पेन आपकी ये जॉइंट डिमांड है, क्योंकि आप पेन परचेस करेंगे तो आपको इंक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंक पेन आपका वेस्ट है। और अगर आपके पास इंक है तो आपको पेन लेना ही होगा, क्योंकि विदाउट पेन आप उस इंक को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड है, इंक और पेन आपको दोनों ही परचेस करने पड़ेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व आर यूजली कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एल शेप्ड या वर्टिकल। कैसा होता है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। कैसे चलता है, देखिए हमारा ग्राफ ऐसे होता है, आपने देखा होगा ऐसे होता है हमारा, ये इंडिफरेंस कर्व है हमारा ओ एक्स और ये वाई एक्सिस। तो ये हमारा ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन में होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ गिवन गुड, नॉर्मल गुड, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, इग्नोरेंस ऑफ द बायर। बताइए।
क्या लगता है, किस तरह के केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है? गिवन गुड तो खुद ही एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टू नॉर्मल गुड्स। जर्नली हम ये देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट देर इज़ सम केसेस जहाँ पर ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि गिवन गुड्स के केस में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑफ स्पेसिफिक कंजम्पशन जिनका है। ठीक है, और इग्नोरेंस ऑफ बायर जो है वहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा नॉर्मल गुड्स राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट डिज़ायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। डिमांड के लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी होते हैं? देखिए, जब कभी भी हम किसी भी कमोडिटी के लिए डिमांड करते हैं तो वहाँ पर उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी के लिए एक सर्टेन प्राइस होते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर जब भी डिमांड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो डिमांड करते हैं। तो उसके लिए हमारे उस समय हमें डिज़ायर उसकी होनी चाहिए, उसकी वांट हमें होनी चाहिए, उसके लिए क्वांटिटी ऑफ प्राइस और एक टाइम ने वहाँ पे सर्टेन होता है। ठीक है, हमें साथ ही साथ उस पर स्पेंड करने के लिए भी हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, नीड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम वो प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद। अब किंग डिमांड कर्व आपको बताना है किससे रिलेटेड है, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ओलिगोपोली, या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखिए, किंग डिमांड कर्व जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये हमारा ओलिगोपोली से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि ये किसने दिया था, तो ये दिया था पॉल एम स्विजी, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स। डिमांड का जो स्लोप होता है कैसा होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अभी मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बताया था, डिमांड कर्व बताया था। डिमांड कर्व में रिलेशनशिप कैसा होता है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड डाउन होगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स एंड डाउनवर्ड रिलेशन है। ठीक है, राइट साइड लेफ़्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप होता है इसका। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कैसा होगा कर्व इसका, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका कर्व बनता है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड हमारी कम होगी, अगर हमारे प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर हाईली इलास्टिक। क्या होगा? देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब भी हमारा डिमांड कर्व होगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड डिमांड शुड बी यूज टू मीन द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ परचेस्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। ये किसने दिया, प्रोफेसर पेंशन, प्रोफेसर J.S. मिल, प्रोफेसर बेनहम, या फिर प्रोफेसर मेयर्स। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो भी डिमांड है, अगर वहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है जिसको हम एक फ़िक्स प्राइस पे परचेस कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था प्रोफेसर J.S. मिल ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं? यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल,
प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से फैक्टर हैं? देखिए यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी ये फैक्टर है जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जब हमें यूटिलिटी ही नहीं होगी तो हम उस डिमांड को उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्यों करेंगे। ठीक है, इनकम लेवल भी हमारा अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा इनकम लेवल वैसा नहीं है तो हम वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो प्रोडक्ट हम उसको परचेज़ नहीं करेंगे। और अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम वो प्रोडक्ट कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, अगर इनकम लेवल हमारा बढ़ रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को फिर भी परचेस करेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेन प्राइस अगर कम है तो हम उसको ज़्यादा परचेस करेंगे, प्राइस अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो हम उसको कम परचेस करेंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फैशन भी होता है, अगर वो प्रोडक्ट फैशन में नहीं है तो हम उसको परचेस नहीं करेंगे। और अगर लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन ऐसी है जो लग्जरी पे ज़्यादा जाता है, या फिर जिस ऐसा भी हो सकता है कि वो लग्जरी को बिल्कुल भी ध्यान ना देता हो। तो हर चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन कि वो क्या है, कैसी सोच रखता है, कैसा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड टू द राइट। अब यहाँ पर अभी हमने जो बात की थी ना कि हमारा ग्राफ ऐसे बनता है तो ये हमारा डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो ये कहा गया है कि ये जो डाउनवर्ड है ये क्यों है, आपको ये बताना है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से, इनकम इफेक्ट, चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, किसकी वजह से है बताइए। देखिए एक चीज़ तो आपको डिमांड के लॉ में समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट है और प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड का जो कर्व है वो हमारा नेगेटिवली स्लोप होता है और लेफ़्ट से राइट की तरफ वो बनता है। अब यहाँ पे मेन रीजन उसके नेगेटिवली स्लोप का बहुत सारा हो सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, पहले परचेस किया, ठीक है, पहले परचेस किया तो वहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन हाई मिला, दूसरा परचेस किया सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट, तीसरा परचेस किया सेटिस्फेक्शन और नेगेटिव में जाने लगा। ठीक है, फिर इनकम इफेक्ट भी करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर ग्रुप का साइज क्या है, या फिर बायर के जो नंबर्स हैं उनमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, और उसके डिफरेंट यूजेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि हमारे कर्व को यहाँ पे नेगेटिवली स्लोप बनाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैन द डिमांड कर्व मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ बैड गुड्स परफॉर्मेंस हाइपोथेसिस ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए क्या हमारा जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा था वो अपवर्ड मूव कर सकता है, किस सिचुएशन में? देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड के, जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, पॉजिटिव। ये हमारा प्राइस, ये हमारा हो गया क्वांटिटी, और ये हमारा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब वो क्या कैसे हैं, जैसे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा प्राइस और डिमांड में? देखिए जब कभी भी हमारा डिमांड कब राइज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो वहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप है, ये आपको दिख गया, ये पॉजिटिवली स्लोप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये किस किस सिचुएशन में होगा, जब हमारा प्रोडक्ट बैड है, जब हमारा प्रोडक्ट ही ख़राब है तो वहाँ पे पॉजिटिवली जाएगा, या फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पर हाइपोथेसिस सिचुएशन आ रही है, या फिर जो परचेस किया जा रहा है प्रोडक्ट वो हाई प्राइस है और लेस गुड, हम ये परचेस कर रहे हैं तो लो प्राइस है, यानी कि हम ज़्यादा परचेस करते हैं तो ज़्यादा प्राइस हो रहे हैं और कम परचेस करते हैं तो कम प्राइस हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिवली होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ कंज्यूमर सेविंग in the graph is below the demand curve and above the
price line, above the supply curve and below the price line, above the demand curve and below the price line, below the demand curve and above the supply curve. आंसर करिए. ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते हैं, अच्छे से समझिए तभी आंसर करिएगा. और आप चाहें तो ग्राफ बना के भी इसको अच्छे से तब समझ सकते हैं. देखिए इसका ग्राफ हमें ऐसा बनेगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्राइस लाइन है और जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व को हम अब प्राइस लाइन बनाएंगे. जैसे हमने ये प्राइस लाइन यहाँ पे डिसाइड कर दी, अब इसके ऊपर हम डिमांड कर्व बना रहे हैं जो कि हमारा नेगेटिवली स्लोप है. तो ये जो सिचुएशन है ये वाली, ये हमारा कंज्यूमर सेविंग कहलाती है. ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया और ये हमारा यहाँ पे गुड्स या क्वांटिटी हो गई. तो आपने यहाँ पर देखा जो हमारा डिमांड कर्व है, यानी कि जो यहाँ पर हमारी सिचुएशन बी और सी से है, वो हमारी यहाँ पे अबव क्या है, जो भी प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं उससे अबव है. ये हमारी प्रिवेलिंग प्राइस है. ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर सेविंग मेज़र कैसे की जाएगी, यहाँ पे जो भी उसका प्राइस कर्व है उसके अबव से मेज़र की जाएगी. ठीक है, बिलो डिमांड एंड अबव प्राइस कर्व. तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर हमने एक प्राइस डिसाइड कर दिया, उसके अबव यहाँ पर हम डिमांड कर्व बनाएंगे. तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन. ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट. अब आपको यहाँ पे इक्वेशन बतानी है कौन सी यहाँ पे सही है प्राइस इफेक्ट की. प्राइस इफेक्ट कब होगा हमारा, जब हमारी इनकम इफेक्ट करेगी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. जो हमारा इनकम इफेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब हम उनको प्लस कर देते हैं तो हमारा प्राइस इफेक्ट आ जाता है. यहाँ पर आप इस इक्वेशन को याद भी रख सकते हैं. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, तीनों इफेक्ट आपको दे रखे हैं. सिंपल है, अभी हमने डिस्कशन किया था. प्राइस इफेक्ट हमारा ऑलवेज इक्वल होगा टू द सम ऑफ द एक्चुअल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, आपको वो बताना है. मोर डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स, मोर डिमांड ड्यू टू हायर इनकम, डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, जो जनरली अगर हम बात करें ड्राइव डिमांड की, तो वो हमारी डिमांड बताती है फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. अदर वर्ड्स में हम यहाँ पर बात करें तो ऐसी डिमांड जो कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए की जा रही है, जो कि हमारी मोर देन वन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी ड्राइव डिमांड होती है. इसलिए ऑप्शन 4 डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, when the law of demand is in operation, then the demand curve is going up, the derived curve is a line, the demand curve is a downward curve, the demand curve is a vertical line. क्या होगा आंसर. अभी हमने कितनी बार पढ़ा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, इस चीज़ को याद रख लीजिए. इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिवली स्लोप है, लेफ्ट टू राइट है. ठीक है, तो कैसा है ये, डाउनवर्ड कर्व है हमारा.
ग्राफ आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ना, नॉर्मल गुड्स, द नॉर्मल डिमांड लाइन फॉर अ गुड इज वर्टिकल लाइन, अ लाइंग लाइन climbing upwards, there is a line falling down. क्या होगा नॉर्मल गुड्स में? देखिए, जनरली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स being equal or same, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, तो जब कभी भी हमारे प्राइस फॉल होंगे तो वहाँ पे डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, और हमारी अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड हमारी वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है हमारा नेगेटिवली स्लोप होगा, फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पर कैसा हमारा बना कर्व? यहाँ पर कर्व बनेगा हमारा फॉलिंग डाउन में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड इज डिफाइंड एज willingness to purchase, constant to purchase, ability to pay, willingness to buy on the basis of sufficient purchasing power and consent। बताइए। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर बेन हमने दिया है, उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी भी डिमांड करते हैं किसी भी कमोडिटी की एट अ गिवन प्राइस, तो वहाँ पर हमारा जो भी हम प्राइस उसको दे रहे हैं तो वो प्राइस हम उस कमोडिटी की डिमांड करेंगे एट अ गिवन टाइम पर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें हम वहाँ पर रेडी होंगे उसको पे करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिमांड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलिंगनेस टू बाय ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड कॉन्सेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।